क्लियर है आप सभी को? वॉइस इन वीडियोस क्लियर है? कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। क्लियर है? वॉइस क्लियर है? कंफर्म कीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं फिर? चलिएगा। आज जो हमारे यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जनरली अगर पीडियाट्रिक्स की बात करें, ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। अगर पीडियाट्रिक की बात करें, पीडियाट्रिक में दो तरह से हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि टॉपिक्स जो हमारे पास होते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर बात कर रहे हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को दो पार्ट्स के अंदर जनरली डिवाइड किया गया है। एक है जनरल पीडिया, ठीक है, जनरल पीडिया, और दूसरा हमारे पास है सिस्टेमिक पीडिया, सिस्टेमिक पीडियाट्रिक्स। अगर जनरल पीडियाट्रिक्स की बात करें, यहाँ पर जनरली हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, न्यूबॉर्न केयर के बारे में, न्यूबॉर्न केयर के बारे में, रिफ्लेक्सेस एंड माइलस्टोन्स, ठीक है, एब्गार स्कोर एंड हाई रिस्क न्यूबॉर्न डिजीज, हाई रिस्क न्यूबॉर्न डिजीज। जबकि अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सिस्टमेटिक पीड्स की, तो यहाँ पर सिस्टम वाइज डील करेंगे। जैसे कि मान लो जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? अगर हम बात करें, हमारे पास देखा पाइलोरिक स्टेनोसिस, सेकंड हो जाएगा। अगर इसी के अंदर बात करें और भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर, जितने भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कहाँ डील करेंगे? सिस्टमेटिक पीडिया के अंदर। बात करें नर्वस सिस्टम, किसकी बात करें? नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में आपके पास रहेगा हाइड्रोसिफिलस, हाइड्रोसिफिलस, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास? उसके अंदर हमारे पास टॉपिक हो जाएगा कि अगर बात क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म एंड यूरेसिस, एपिस्पाइडेसिस, हाइपोस्पाइडेसिस, तो इस प्रकार से पीडियाट्रिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चंस आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं पीडियाट्रिक से। कोशिश करेंगे, अभी तक यही रहा है सिनेरियो कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से हमारे पीडियाट्रिक नोट्स के बाहर नहीं जाएगा। आज बात करते हैं यहाँ पर हाई रिस्क न्यूबॉर्न डिजीज की बात करते हैं। ऐसी डिजीज कंडीशन जहां पर इमीडिएटली बर्थ के बाद डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको उनको हम क्या बोलते हैं? हाई रिस्क न्यूबॉर्न डिजीज कंडीशन बोलते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, और काफी डिजीज होती है हाई रिस्क न्यूबॉर्न डिजीज के अंदर। हाई रिस्क न्यूबॉर्न डिजीज, इनके अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है? तो हम बात कर सकते हैं आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सेकंड वन आपके पास हो सकते हैं यहाँ पर जॉइंटिस, जिसको बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिमिया, ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम, इसकी बात करते हैं फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्थ एक्सपेक्सिया, बर्थ एक्सपेक्सिया, जीडीएम मदर चाइल्ड, इसका गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, मदर बेबी की बात कर सकते हैं। और लास्ट वन या और भी बात करें, आरएच इन कंपेटिबिलिटी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। तो इन्हीं में से हम यहाँ पर एक डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास के लिए, वो है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। इसकी बात कर रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, डिजीज का नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। वॉइस क्लियर है? चले आगे डिस्कस करें इसके बारे में। चलेगा, हमारा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है,
साइट किसे बोलते हैं, आरबीसी को, ठीक है। ब्लास्टोसिस का मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और फीटस का मतलब इन फीटल लाइफ, इन फीटल लाइफ। तो ऐसा होता क्यों है, ठीक है, कि आरबीसी जो है काफी मात्रा में क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ जाता है किसके अंदर, फीटस के अंदर, उसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। तो होता है क्या, यहाँ पर दो कंडीशंस होती है हमारे पास, ये किस वजह से होता है, दो वजह से हो सकता है, ये दो कारणों से हो सकता है। पहला होता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, और दूसरा होता है एबीओ, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। अगर मोस्ट कॉमनली बात करें कि एरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस किस वजह से होता है, तो मोस्ट कॉमन होता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता है। बस आप अभी इतना ही लिखो कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस एक डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी प्रोडक्शन होता है फिटस के अंदर, फिटल लाइफ में, जो दो वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है, दो कारणों से देखने को मिलता है। पहला है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, एरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस को आरएच इनकम्पेटिबिलिटी भी बोला जाता है। तो फर्स्ट कॉज हो गया कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, और दूसरा है एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो क्या होगा हमारे पास, मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। राइट डाउन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं इसके अंदर। चले आगे, लिखा, आगे डिस्कस करें इसके बारे में। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की बात कर रहे हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं इसी के अंदर। अब देखो पहले ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करता हूं। हालांकि आपको पता है कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप शॉर्ट में कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। जनरली बॉडी के अंदर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। जनरली हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, टाइप ए ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ। यहां पर बोला जाता है ये जनरली किसके अकॉर्डिंग डिवाइड है, एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ए टाइप का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम रहेगा, ए टाइप का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम रहेगा उसमें क्या होता है, एंटीजन ए होता है। बी टाइप के ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा, एबी में एंटीजन ए बी होगा, और ओ टाइप में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर किसी प्रकार का क्या होगा, एंटीजन नहीं रहेगा। एंटीबॉडीज की बात करें यहाँ पर ए टाइप का जो एंटीबॉडीज रहेगा इसमें बी क्या रहेगा, हमारे पास एंटीबॉडीज रहेगा। ठीक है, एबी के अंदर अगर बात करें यहाँ पर स्मॉल क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर एंटीबॉडीज ए देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करें हर प्रकार का एंटीबॉडीज क्या होता है, एब्सेंट होता है। और बात करें ओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज रहता है कौन सा होता है, एबी एंटीबॉडीज देखने को मिलता है। इतना आप लोगों को पता है, इतना क्लियर है कि कार्ल एंड स्टीनर ने एंटीजन एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप को चार पार्ट्स में डिवाइड किया, चार पार्ट में बांट दिया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, बात करें ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, चार ब्लड ग्रुप में डिवाइड किया। अब किस आधार पर डिवाइड किया, एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर डिवाइड किया। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो उसे ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या मिलेगा, बी मिलेगा। एंटीजन अगर बी प्रेजेंट है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होता है, यहाँ पर ए बी होता है, एंटीबॉडीज वहां पर एब्सेंट होता है। अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो वहां पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं जबकि एंटीबॉडीज ए बी होता है। इस वजह से देखो हमेशा कोई भी रिएक्शन होगी तो कौन रिएक्शन करेगा, एंटीजन रिएक्शन करेगा, एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करती। इस वजह से यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोला गया है, जनरली रिसिपिएंट बोला गया है, क्या कह रहा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जबकि ए बी क्या करता है, एंटीबॉडी से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या बोला, यूनिवर्सल डोनर बोला गया। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होते हैं तो क्या हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। जबकि ये क्या हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज है।
एंटीजन नहीं है तो किसी भी प्रकार की रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। लिखिएगा इसको। फिर आगे बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में कि आरएच फैक्टर क्या होता है। ये नॉर्मल ब्लड ग्रुप हुआ। फिर क्या किया, जो हमारे पास कार्लिन स्टीनर था उसने किसकी खोज कर ली, आरएच फैक्टर की खोज कर ली। किसके अंदर खोज की, मकाका रेसस नामक बंदर के अंदर। और इसके अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू आरएच फैक्टर्स। लिखा, चले आगे। डन। लिखते रहना है साथ साथ ताकि हम आगे डिस्कस करते रहें। डन, चले आगे। अब देखो, अगर आरएच फैक्टर की अगर हम बात करें, अगर आपने लिख लिया है तो देखिएगा, आरएच फैक्टर की बात करें, आरएच क्या डिपेंड करता है कि जो आरबीसीज होती है, जो आरबीसीज होती है, आरबीसी के ऊपर, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशलाइजेशन मॉलिक्यूलर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन प्रोटीन मॉलिक्यूलर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। तो जिन आरबीसी पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, जिस पर ये प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसे आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और जिस पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर एब्सेंट है, एब्सेंट आरएच फैक्टर, तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे, ब्लड ग्रुप। तो जनरली बात हो गई, अगर हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है और उसके ऊपर आरबीसी के ऊपर अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो ए पॉजिटिव बोल देंगे। और ए के अगर ऊपर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो उसे क्या बोल देंगे, यहाँ पर ए नेगेटिव बोल देंगे। तो आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, जनरली पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर नेगेटिव बोलेंगे, आरएच नेगेटिव बोलेंगे। तो जिन आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन, हम आरएच किसकी बात करें, एंटीजन की बात करें कि आरएच एंटीजन या आरएन प्रोटीन्स आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, वो तो आरएच पॉजिटिव आरबीसी होगा, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। और जिन पर एब्सेंट रहेगा उनको क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। बनाइएगा इसको भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 4 ब्लड ग्रुप पढ़े, ए बी, ए बी और ओ। तो ये प्लस माइनस में हो सकते हैं, सारे क्या होंगे, प्लस माइनस में रहेंगे। ये प्लस माइनस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि ये प्लस में भी रहेंगे और माइनस में भी रहेंगे, आरएच पॉजिटिव भी रहेंगे और आरएच नेगेटिव भी रहेंगे। क्लियर है, चले आगे। यस, इट्स क्लियर टू ऑल। इफ यस देन गोइंग आगे चलते हैं। चलिए आगे आगे बात करूं मैं, जो आरएच फैक्टर है वो लगभग मोर देन 15 टाइप्स के होते हैं, मोर देन 50 टाइप्स के होते हैं। 50 से ज्यादा आरएच फैक्टर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। देखो, मोर देन, आरएच के बारे में बात करें, मोर देन 50 टाइप्स आरएच प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, मोर देन 50। मोस्ट कॉमनली जो रिएक्शन करते हैं, मोस्ट कॉमन की बात करें, मोस्ट कॉमन 5 टाइप्स आरएच फैक्टर। 5 फैक्टर मोस्ट कॉमनली होते हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें, एंटीजन किस नाम से होता है, एंटीजन कैपिटल सी, एंटीजन स्मॉल सी, एंटीजन ई, एंटीजन स्मॉल ई, और नेक्स्ट लास्ट वन है एंटीजन कैपिटल डी। ये जो कैपिटल डी होता है मोस्ट कॉमन एंटीजन है आरएच फैक्टर का, जो आरबीसी पे पाया जाता है। मोस्ट कॉमन फैक्टर
प्रेजेंट ऑन आरबीसी। आरबीसी बताइए, या बात करें कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी भी मोस्ट कॉमन किस वजह, एंटीजन डी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी पूछा जाए किस एंटीजन की, सरफेस एंटीजन की वजह से होता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा मोस्ट कॉमनली डी एंटीजन की वजह से होता है। राइट डाउन कीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। यहां तक आई थिंक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो सकता है, या फिर हमें एंटीजन यहां पर देखने को मिलेगा। लिखा, चले आगे। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले हमने बात की कि हिस्टोब्लास्टोसिस फिटलिस एक डिजीज होता है जो मोस्ट कॉमनली आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होते हैं, एबीओ सिस्टम जिसके अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एबी और ओ, और आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग वो कितने टाइप के हो जाते हैं, 8 टाइप के हो जाते हैं कि ए पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, और साथ में क्या होंगे, नेगेटिव। तो बात करें जिन आरबीसी की सरफेस पे, जिस ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, या आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, उसे तो आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और जिन आरबीसी की सरफेस पे किसी भी प्रकार का एंटीजन या बात करें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव आरबीसी बोलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डिजीज कंडीशन की। डिजीज कंडीशन था हमारे पास आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, इसकी बात कर रहे थे, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है आपस में सामंजस्य नहीं होना, या बात करें मैच नहीं होना, डू नॉट मैच। तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी कब होता है, जब कोई मदर जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, क्या करती है, मैरिज करती है। क्या करती है भाई, शादी हो गई, ठीक है, शादियों का सीजन है, तो मैरिज करती है। किसके साथ करती है, मैरिज विद आरएच पॉजिटिव फादर, या आरएच पॉजिटिव फादर क्या है यहाँ पर, आरएच पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आरएच नेगेटिव वुमन की शादी किसी आरएच पॉजिटिव लड़के से या फादर से वहां पर करते हैं, तो जो फीटस डेवलप होता है, वो क्या होता है, आरएच पॉजिटिव फीटस। कैसा बनेगा, डोमिनेंसी का रूल है, अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेटिंग चीज ज्यादा देखने को मिलती है। तो आरएच पॉजिटिव क्या होता है, फीटस डेवलप होता है। आरएच पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आरबीसी होगी उस पे क्या होगा, डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर मोस्ट कॉमन एंटीजन की बात करें, डी एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर हो रही है बात, कि यहाँ पर एक मदर थी जो कि आरएच नेगेटिव थी, या उसके ब्लड ग्रुप पे किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं था, और फादर था जिसकी आरबीसी पे आरएच पॉजिटिव या एंटीजन प्रेजेंट था। तो जो फीटस डेवलप होगा डोमिनेंसी के रूल के अकॉर्डिंग, कौन सा फीटस बनेगा, यहाँ पर आरएच पॉजिटिव फीटस बनेगा, जिसकी आरबीसी पे क्या होंगे, आरएच फैक्टर प्रेजेंट होंगे। मोस्ट कॉमनली डी एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लिखिएगा इतना, राइट डाउन करो, फिर चलते हैं आगे। लिखा, अगर लिखा है तो मैं आगे चलूंगा, आपने राइट डाउन किया हुआ है तो। क्लियर हो रहा है टॉपिक, कोई डाउट है अभी तक, एनीथिंग, चले आगे। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो चलते हैं आगे, राइट डाउन किए तो इसी के अंदर आगे देखिएगा, चलेगा। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, हम बात करें कि जब बच्चा डिलीवर होगा, ये बच्चा जब डिलीवर होगा, देयर इज अ, बात करें यहाँ पर, व्हेन फर्स्ट बेबी डिलीवर, there is no any sign and symptom in newborn. When the first baby deliver, there is a no sign and symptoms in newborn. पहला बेबी क्या होता है, इसमें सेफ होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी लिख लेते हैं इसके अंदर, RH इनकम्पेटिबिलिटी does not
does not affect first child, ठीक है, पहले बेबी को या पहले बेबी को अफेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है अगर बात करें, क्योंकि पहला बेबी क्या हुआ है कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता क्यों है। अगर बात करें यहाँ पर कोज की, अब यहाँ पर डबल स्टार करके दे रहा हूं मैं कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता क्यों है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पर इसी क्या है, मोस्ट कॉमन RH incompatibility, most common RH incompatibility occur due to mixing of fetal blood with maternal blood ड्यूरिंग, या मोस्ट कॉमनली हो सकता है कभी भी ड्यूरिंग प्लेजेंटल डिलीवरी, देखो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता क्यों है, आगे और डिस्कस करेंगे, पहले इस लाइन पे फोकस करो कि पहला बेबी जो है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर अफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका भी डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है भाई आरएच इनकम्पेटिबिलिटी किसके अंदर होती है, तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी कब होता है, जब कोई भी मैटरनल ब्लड, सॉरी फीटल ब्लड, जो फीटस का ब्लड है जो कैसा है आरएच पॉजिटिव ब्लड है, फीटल ब्लड किस में जाके मिक्स हो जाए, मैटरनल ब्लड के अंदर जाकर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तब क्या होता है यहाँ पर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो देखिएगा मैं डायग्राम बना के आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि किस प्रकार से हमारे पास आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होगा। मान लीजिए ये कोई मदर है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेजेंटा है और यहाँ पर क्या है, एक बूथ जैसा बच्चा, ठीक है, बूथ जैसा बच्चा क्या है, अटैच, ये हो गया बेबी, ठीक है, ये बेबी हो गया, इट्स अ प्लेजेंटा, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो गया, मदर, ठीक है। अगर हम बात करें मदर के अंदर, अगर बात करें किस प्रकार की आरबीसी है, जो आरबीसी है वो आरएच नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव का मतलब कि यहाँ पर एंटीजन नहीं है, क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। बेबी की आरबीसी कैसी है, आरएच पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दैट मींस एंटीजन प्रेजेंट, क्या है, एंटीजन प्रेजेंट, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्लेजेंटल सेपरेशन, जब प्लेजेंटल सेपरेशन होती है तो कुछ फिटल आरबीसीज, कुछ अमाउंट में फिटल आरबीसीज कहां एंटर कर जाती है, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। ये किसके आरबीसी है, फिटल आरबीसी, ये किसके आरबीसी, मदर के आरबीसी, ठीक है। तो मदर की आरबीसी के लिए तो कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी, पर जैसे फिटल आरबीसी जो क्या है आरएच पॉजिटिव, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है यहाँ पर क्या करेगा, इनके ऊपर रिएक्ट करेगा। ऐसे कैसे रिएक्ट करेगा, कि चोर घर में घुस गया है, भाई डिफेंस सिस्टम का काम ही क्या होता है, हमारे पास कोई भी चोर घुसे तो उसको क्या कर देना, खत्म कर देना या तोड़ देना, नष्ट कर देना। तो वैसे ही क्या करेगा हमारे पास, कि उनको लग रहा है कि फॉरेन पार्टिकल्स या बात करें कोई अदर सब्सटेंस अदर देन द इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में क्या कर गया, एंटर कर गया है। तो जो इम्यून सिस्टम रहेगा मदर का, वो यहाँ पर क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा। ये एंटीजन है तो क्या इसके रेस्पॉन्स में क्या प्रोडक्शन होगा, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बन गई है, आरएच एंटीबॉडीज, मदर के अंदर क्या बन गई है, आरएच एंटीबॉडीज बन गया है, आरएच एंटीबॉडीज। और आरएच एंटीबॉडीज किस रूप में से हो जाएगी, मेमोरी सेल के रूप में बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स के रूप में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इतना क्लियर, आगे चलो। अब पहला बेबी तो क्या कर दिया हमने, फर्स्ट बेबी था, फर्स्ट बेबी तो क्या हो गया, डिलीवर हो गया। अब जब दोबारा मदर कभी भविष्य के अंदर दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, या यहाँ पर बात करें कि दोबारा प्लानिंग करेगी किसका, बेबी बर्थ का, तो जनरली हमें पता है कि 26 टू 28 वीक्स में जो क्या होता है, एंटीबॉडीज है वो क्या कर सकती है, प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो जो आरएच एंटीबॉडीज रहेगा ये 26 से 28 वीक्स में कहां जाएगा, इस बेबी के अंदर जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पर किस प्रकार के आरएच, ये किसके लिए बनी है, आरएच पॉजिटिव आरबीसी के लिए एंटीबॉडीज बनी है, और बेबी के अंदर भी किस प्रकार की आरबीसी से आरएच पॉजिटिव आरबीसी। तो सेकंड बेबी जो होता है वो किससे अफेक्ट होता है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी से अफेक्ट होता है ड्यू टू यहाँ पर हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, नहीं आई है तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यस,
अदरवाइज फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। बोलिएगा क्या आपको ये चीज समझ में है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी पहले बेबी को क्यों अफेक्ट नहीं करती है और सेकंड बेबी को ही क्यों अफेक्ट करती है? एनीथिंग क्लियर है? चलें आगे, इतना क्लियर है? ठीक है, देखो एक बार फिर समझिएगा, इस डायग्राम को हटा दें, डायग्राम फिर से दोबारा बनाएंगे ना ताकि समझ में आए। ये हमारे पास क्या है, मदर का सर्कुलेशन है, ये प्लेजेंटा है, ठीक है, ये बेबी का सर्कुलेशन। किसकी बात करें? बेबी का ब्लड सर्कुलेशन। आपको इतना पता होना चाहिए बेबी के अंदर क्या है, ये जो आरबीसीज है वो कैसी है, RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है? प्लेजेंटा, प्लेजेंटा है। ये है मदर, मदर के अंदर जो आरबीसीज है, मदर के अंदर जो आरबीसीज है कैसी है हमारे पास, यहाँ पर रेड कलर में RH नेगेटिव आरबीसीज है। अब पहले तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव समझो कि RH पॉजिटिव का मतलब कि कोई एंटीजन प्रेजेंट है और RH नेगेटिव का मतलब कि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। प्लेजेंटा क्या करती है? ओनली न्यूट्रिशन ट्रांसफर का काम करती है। क्या क्या कर सकती है? बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, या बात करें न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सकती है, इम्यूनोग्लोबिन को सप्लाई कर सकती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन जैसे कि हम बात करें आईजीजी, हम बोलते हैं फर्स्ट इम्यूनाइजेशन प्लेजेंटा से जो क्रॉस करता है कौन सा होता है? आईजीजी। तो इनका ट्रांसफर कर सकती है, पर ब्लड मिक्सिंग नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी ब्लड मिक्सिंग नहीं होता है। अब बच्चे का आज क्या है, डिलीवरी होने वाला है, बच्चे का आज डिलीवर हुआ। जब बच्चा डिलीवर हो रहा है, जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो प्लेजेंटा से कुछ आरबीसीज, क्योंकि अब उसको ओपनिंग में प्लेजेंटा से कुछ आरबीसीज कहां आ जाती है, यहाँ पर मदर के सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये आरबीसी नेगेटिव होती तो मदर का जो डिफेंस सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है वो किसी प्रकार का यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता। पर चूंकि ये आरबीसी क्या है, RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या है, इनके लिए फॉरेन पार्टिकल से या एक प्रकार से वायरस बैक्टीरिया की तरह वर्क कर रहा है। तो जो डिफेंस सिस्टम रहेगा वो इनको क्या करेगा, तोड़ना स्टार्ट करेगा। तोड़ना इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और क्या बनेगी, यहाँ पर एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज कि भविष्य में अगर वापस से कभी कोई RH पॉजिटिव आरबीसी, भविष्य में कभी अगर कोई RH पॉजिटिव आरबीसी मदर के सर्कुलेशन के अंदर एंटर्ड करेगी तो उनको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, किल कर देगा। बट यहाँ पर देखिए कि पहला बेबी अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लेजेंटल सेपरेशन हो गया। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना, पहला डिलीवरी हुआ, ब्लड कहाँ गया, मदर के अंदर, बच्चा नॉर्मल था, प्लेजेंटल के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज या आरबीसी ने क्रॉस नहीं किया, तो पहला बेबी नॉर्मल डिलीवर हो जाता है। मदर फर्स्ट बेबी डिलीवर हो गया। अब मान लीजिए सेकंड कंडीशन कि दूसरी प्रेगनेंसी चल रही है, दूसरा प्रेगनेंसी चल रहा है, तो दूसरा प्रेगनेंसी के लगभग 24 टू 26 या 28 वीक्स के बीच में जनरली देखा जाता है जो इम्यूनोग्लोबिन होता है आईजीजी वो क्या कर जाता है, प्लेजेंटा को क्रॉस कर जाता है और बच्चे को एक प्रकार से इम्यूनिटी भी देता है। तो वही यहाँ पर है कि जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर RH नेगेटिव होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट RH पॉजिटिव फीटस से बनेगा दोबारा, तो जो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज है वो क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करके कहां पर आ गए हमारे पास, फीटस के अंदर, फीटस के अंदर आ गई। अब इसके लिए इस RH एंटीबॉडीज जो बनी है वो किसके लिए बनी थी, RH पॉजिटिव आरबीसी के लिए बनी थी। तो ये क्या कर देगी, यहाँ पर हीमोलाइसिस करना स्टार्ट कर देगी, या तो बच्चे का अबॉर्शन हो जाएगा या बच्चा क्या होगा, यहाँ पर लो बर्थ वेट रहेगा या बच्चे को इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगा और ज्यादा आरबीसी टूटने की वजह से जॉइंटिस भी देखने को मिलेगा। इस वजह से सेकंड जो बेबी होता है वो RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर क्या होता है, अफेक्ट होता है। क्लियर? लिखूं आगे, यहां तक क्लियर है? चलेगा, अगर हो गया है तो फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये हुआ हमारे पास, डायग्राम बनाने का नीड नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया तो केवल हमें समझना है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि when first baby deliver there is no any sign and symptoms in newborn, RH incomplete does not affect first baby को affect नहीं करती। मोस्ट कॉमन RH इनकम्पेटिबिलिटी होता है अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ fetal blood with maternal blood during placental delivery। आगे लिखना है यहाँ पर, that's why एरो करके लिखना, because in first baby
does not mixing blood between mother and baby, because in first baby does not mixing of blood between mother and baby, that's why first child do not affect, पहला बेबी इसलिए अफेक्ट नहीं होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर सेकंड डिलीवरी, सेकंड प्रेगनेंसी ऑफ मदर। और क्या होगा यहाँ पर भी सेकंड डिलीवरी के अंदर जो फीटस बनेगा, मदर इज RH नेगेटिव, क्या रहेगा अगर कंडीशन मदर इज RH नेगेटिव, और फीटस क्या है, फीटस इज RH पॉजिटिव। चलो आगे, अगर यहां तक लिखा है, चलिए तो देखो सेकंड डिलीवरी में होगा ड्यू टू, आगे लिखना एरो करके, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन in response to RH positive fetal RBCs in first pregnancy देखो क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इन द रेस्पॉन्स टू RH पॉजिटिव fetal RBCs in first pregnancy due to mixing of maternal and fetal blood during placental separation, ठीक है। तो वहां पर मिक्सिंग हुआ था। अब देखो आगे क्या होगा, इन सेकंड प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा between 24 to 28 वीक्स, ठीक है। वो क्या कर रहा है, यहां पे क्रॉस कर रहा है प्लेसेंटा, आगे देखिएगा क्रॉस करेगा तो क्या करेगा, फिर क्रॉस कर रहा है एंड स्टार्ट एंटीजन antibodies reaction in fetus because fetus having RH positive RBCs, और ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सीवियर hemolysis ऑफ RBCs। इतना क्लियर हो रहा है तो आगे चल सकते हैं, ठीक है। इतना लिखिएगा, अगर क्लियर हो रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। डन, चले आगे। इतना क्लियर है। पहला बच्चा अफेक्ट नहीं होगा, सेकंड चाइल्ड तो सीवियर अफेक्ट होगा, क्लियर, चलेगा। अब देखो यहाँ पर जब अगर
अगर जॉइंटिस आप लोगों ने पढ़ा है, जॉइंटिस में क्या होता है, आरबीसी टूटता है। क्या टूटता है, आरबीसी टूटता है। और जब आरबीसी टूटेगा, मान लीजिए आरबीसी टूट रहा है हमारे पास, तो क्या कॉज करेगा, क्या प्रोडक्शन करेगा, सीवियर हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, तो प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होगा। तो क्या कॉज करेगा ये, हाइपर बिलिरुबिन, या इसको बोल सकते हैं न्यूबॉर्न के अंदर हो रहा है, न्यूनेट के अंदर, तो नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिन। और किस प्रकार का होगा, ये बर्थ के विद इन 24 के अंदर दिखाई देगा, विद इन, क्योंकि ये तो पहले टूटना स्टार्ट है 24 आवर्स, और बेबी बर्थ के 24 आवर्स में दिखाई देगा, इसलिए बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। जॉइंटिस को भी स्पेशल नाम क्या देंगे, पैथोलॉजिकल। एक होता है फिजियोलॉजिकल, ये है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। दूसरा पैथोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। और अगर हम बात करें ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस और ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस होता है, तो यहाँ पर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर जो जॉइंटिस होता है, न्यूनेटल जो जॉइंटिस होता है, कौन सा होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कितने टाइम कितने टाइम में जॉइंटिस अपेयर हो जाएगा, विद इन 24 आवर्स के अंदर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है। साथ में आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉइंटिस क्या होता है, तब भी आपका राइट आंसर रहेगा आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। कि मोस्ट कॉमन कॉज जो जॉइंटिस का होता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, किसके अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, वो क्या होता है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता है। चले आगे, लिखिएगा। अगर आगे चलते हैं तो आगे बात करते हैं। तो ओनली फीटस क्या हो रहा है, अफेक्ट लिख लिया, राइट डाउन किया ना। चलो आगे, अब देखो रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं, कहां कहां ब्लड मिक्सिंग होता है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, देखो क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल, मैटरनल, या बात करें यहाँ पर ब्लड मिक्सिंग, किसका, ब्लड मिक्सिंग, ब्लड मिक्सिंग। और किसका मिक्सिंग हो रहा है, मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस। जो आरएच पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो किस किस केस में हो सकता है, अगर बात करें यहाँ पर, अगर फर्स्ट तो प्लेजेंटल डिलीवरी मोस्ट कॉमन का होता है, प्लेजेंटल सेपरेशन के टाइम। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आरएच इनकम्पेटिबिलिटी किस समय हो सकता है, तो प्लेजेंटल सेपरेशन, या बात करें इंट्रानेटल पीरियड, मोस्ट कॉमन, ठीक है। कौन सा है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल। एंटीनेटल बिफोर बर्थ, इंट्रानेटल ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी इन प्लेजेंटा, आफ्टर द प्लेजेंटल डिलीवरी क्या है, पोस्टनेटल। तो मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा वो कब रहेगा, प्लेजेंटल सेपरेशन के टाइम। या दूसरा वर्ड आ सकता है एग्जाम में, इंट्रा नेटल पीरियड, ठीक है, ये आ सकता है। और क्या हो सकता है भाई, यहां पर हमने क्या किया, एमनियोसेंटेंसिस, एमनियोसेंटेंसिस किया, उसमें हो सकता है, तो अवॉइड करना है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, कोरियोनिक विनस सैंपलिंग, ये भी क्या करना है, अवॉइड करना है। और कब हो सकता है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें हो सकता है अब्रप्शियो प्लेजेंटा में हो सकता है। या बात करें यहां पर प्लेजेंटा प्रीविया, देखो प्लेजेंटा प्रीविया में तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो कम होता है, जस्ट ओपनिंग ऑफ द वेजाइना के ऊपर। और अब्रप्शियो प्लेजेंटा में क्या होता है, प्लेजेंटल सेपरेशन होता है। तो किसी भी वजह से फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड अगर मिक्सिंग हो रहा है, तो उस केस में डिजीज होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करें कि और क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कोई इंजरी हो गया अंदर, तो ये सारे कॉजेज रहेंगे, रिस्क फैक्टर रहेंगे किसके, यहाँ पर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के। या बात करें एबियो इरिथ्रोब्लास्टोफिटोसिस होने की, इंजरी हो गया, अबॉर्शन लिख सकते हो आप लास्ट, अबॉर्शन। तो ये सारे यहाँ पर क्या रहेंगे, कॉजेज रहेंगे।
अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाए कि वाई मदर इज नॉट अफेक्टेड इन RH इनकम्पेटिबिलिटी, मदर के अंदर क्या होता है, अफेक्टेड नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, मदर क्यों अफेक्ट नहीं होती RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर, एनीवन, मदर अफेक्ट क्यों नहीं होती RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर? क्योंकि मदर डज नॉट हैविंग द RH पॉजिटिव आरबीसीज, मदर के अंदर क्या होता है, RH पॉजिटिव आरबीसीज नहीं होता है, केवल RH नेगेटिव होता है। जब फिटल की कुछ फ्यू अमाउंट में RH आरबीसीज एंटर करती है तो उनको क्या करते थे, किल कर देते, इसलिए मदर के अंदर कोई साइनस सिम्टम्स नजर नहीं आता है। तो लिख लीजिएगा इसके अंदर, अगर राइट डाउन किया है तो फिर आगे लिखते हैं कि why the mother is not affected in RH incompatibility। लिखा, चलो यहां पर लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क करके लिख लो कि मदर नॉट अफेक्टेड इन RH इनकम्पेटिबिलिटी, क्यों नहीं होती है? अगर बात करें, बिकॉज mother does not having RH positive RBCs, only mild reaction, mild antigen or antibody reaction seen due to fetal RH पॉजिटिव आरबीसीस, इसलिए मदर के अंदर किसी भी प्रकार का यहाँ पर बात करें कि साइलेंट सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे। ठीक है, देखो मदर डज नॉट अफेक्ट इन RH इनकम्पेटिबिलिटी बिकॉज मदर डज नॉट do not having RH positive RBCs, only mild antigen antibody reaction seen due to fetus या fetal RH positive RBCs। ठीक है, तो नो नीड ऑफ मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट करने का नीड नहीं मदर को, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट फॉर मदर, मदर के लिए किसी प्रकार का मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। चले आगे, इतना लिखा है तो डन। चलेगा, आगे बात करते हैं इसके अंदर कि इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस क्यों बोलते हैं। देखिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसी के अंदर एंटीजन प्लस एंटीबॉडीज रिएक्शन। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सीवियर आरबीसी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, और जब सीवियर आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, डिक्रीज हो गया भाई। अब क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, बॉडी भी तो कुछ काम करेगी जब हाइपोक्सिया हो रहा है, तो हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में हमेशा क्या होता है, हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में हमेशा क्या होता है, हमारे पास जो किडनीज है वो एरिथ्रोपोइटिन का सेक्रेशन करती है और इरिथ्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करती है, किसके, इमेच्योर आरबीसी प्रोडक्शन करने के लिए। यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसीज, वो क्या होती है हमारे पास, अगर बात करें इरिथ्रोब्लास्ट होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब मैसिव अमाउंट में क्या हो रहा है, इमेच्योर आरबीसी या इरिथ्रोब्लास्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस
और फिटस के अंदर और इसलिए फिटलिस। फिटलिस तो आपको ये समझ में आया कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्यों बोलते हैं। ठीक है, मैसिव अमाउंट में क्या हो रहा है, आरबीसी का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। राइट डाउन करो। चले आगे, अगर लिखा है तो राइट डाउन किए तो आगे चलते हैं। आगे देखो होगा क्या इसी के अंदर, कि जब इमेच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, जब इमेच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, ब्लड का विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंक्रीज। ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज का मतलब ब्लड क्या हो गया, गाढ़ा हो गया और थक्के बनना वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या क्या अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, तो रीनल रीनल ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा, रीनल के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। बात करें इंक्रीज चांस ऑफ सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस के चांस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्या बात करेंगे, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है इमेच्योर आरबीसी प्रोडक्शन होने की वजह से, तो वहां पर क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जॉइंटिस ऑलरेडी हो चुका है, बच्चे को क्या हो रहा है यहाँ पर, जॉइंटिस देखने को हमें मिल रहा है। इतना क्लियर है, आगे चलूं। ठीक है, तो देखो रीनल ब्लड फ्लो जब कम होगा तो क्या होगा बॉडी के अंदर, कि यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। रीनल ब्लड फ्लो कम है तो क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा और इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करूं मैं, कि जनरली क्या होगा, जब रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो रेस्पॉन्स मिल रहा है, इस रेस्पॉन्स में रेनिन का सिक्रेशन हो रहा है, और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किसके प्रोडक्शन के लिए, एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। और जब एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा तो दो चीजें होती है, एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा सोडियम का रिटेंशन। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, क्या मिलेगा, वाटर री एब्जॉर्प्शन, और सेकंड मिलता है यहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ सेकंड क्या मिलता है यहाँ पर, अगर हम बात करें सोडियम का रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन। और जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के अंदर तो पूरी बॉडी के अंदर क्या मिलेगा, जनरलाइज एडिमा देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं एनासार का। अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर होगा तो क्या बोलते हैं, एनासार का, पर यहाँ फीटस के अंदर हो रहा है, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, हाइड्रो हाइड्रोस्पिटलस। ठीक है, कि बच्चा क्या हो गया, काफी ज्यादा पानी भरने के से सूज गए या फैल गए, पानी भर गया उसके, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोस्पिटलस। तो इसको हाइड्रोस्पिटलस भी बोला जाता है, डिजीज कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्पिटलस बोलते हैं। अगर एडल्ट के अंदर जनरलाइज एडिमा का मतलब पूरी बॉडी के अंदर, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जनरलाइज एडिमा अगर देखने को मिलता है तो उस केस को एनासार्का बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। और बच्चे के अंदर यहाँ पे अगर हो रहा है फिटस के अंदर तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिटलस बोलेंगे, हाइड्रोफिटलस लिखेगा। लिखा, चलो आगे, अगर राइट डाउन किए तो डन। अब देखो अगर इसके साथ कोई बच्चा पैदा होता है, देखिएगा, लिखिए आराम से लिखिए, ये लो,
बस हमें टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो या कोई भी चीज वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मेन होता है कि क्रिटिकल कंसेप्ट या थ्योरी बिहाइंड द लॉजिकल थिंकिंग, कि किस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी जो साइन एंड सिम्टम्स से जो लिखा गया है नोट्स के अंदर, वो क्यों लिखा गया है। ठीक है, क्या रीजन है उसके बिहाइंड में, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि आरएच इनकम्प्लीट हम डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे कि इसके अंदर क्या होता है, हाइपरबिलिरुबिया होता है, बट हमें कंप्लीट डिस्कस करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। अब देखिए क्लिनिकल फीचर की बात करूंगा मैं, इसके क्लिनिकल फीचर की बात करूं, इसकी बात करो, हाइड्रोपिटलस बच्चा अगर क्या हो रहा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस के साथ पैदा हो रहा है, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स, अगर हाइड्रोपिटलस है, बच्चा बचेगा नहीं जनरली, तो यहाँ पर क्या मिलता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलता है इनके अंदर। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, अगर हाइड्रोपिटलिस कंडीशन डेवलप हो रही है तो प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, अगर केस क्या है हमारे पास, हाइड्रोपिटलस है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। असाइटिस तो हम लिख ही चुके हैं, हाइड्रोपिटलस होगा, असाइटिस भी देखने को मिलेगा। जो बच्चा पैदा होगा किसके साथ होगा, असाइटिस के साथ होगा, असाइटिस या जनरलाइज एडिमा लिख सकते हैं यहाँ पर, जनरलाइज एडिमा। एडिमा ड्यू टू फ्लूइड कलेक्शन, जनरलाइज्ड एडिमा ड्यू टू फ्लूइड कलेक्शन। तो ये तो बात हुई हमारे पास अभी तक क्या क्या हो सकता है। अब बेसिकली क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स लिख लेते हैं, व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम एंड व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या क्या बात करें साइन सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। लिखा है, चलो आगे चलिए, अगर लिखा है तो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें साइन एंड सिम्टम्स, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, सबसे कॉमन जो साइन सिम्टम्स होगा वो होगा यहाँ पर हिमोलाइटिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हिमोलाइटिक एनीमिया। उसके अलावा अगर बात करें हाइपर बिलिरुबिमिया, हाइपर बिलिरुबिमिया, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, हमारे पास बेबी के बॉडी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन भी कम है, हाइपर टेकिकार्डिया एंड टेकिपीनिया भी देखने को मिलता है। अगर बच्चा पैदा हो गया तो टेकिकार्डिया प्लस टेकिपीनिया देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया टेकिपीनिया, लेथार्जिक क्योंकि हाइपोक्सिक है इसलिए लेथार्जिक। ठीक है, और डिक्रीज क्या होगा, मसल टोन, डिक्रीज क्या होगा, मसल टोन। जब मसल टोन डिक्रीज होता है, लेथार्जिक होता है, तो बेबी फीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता है, डू नॉट फीड, क्या नहीं करेगा, डू नॉट फीड। और अगर फीड नहीं करेगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिक, क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया देख लो। तो ये सारी कंडीशन साइन सिम्टम्स के रूप में उस बेबी के अंदर दिखाई देती है। बात करें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर बच्चे का या तो डेथ हो सकता है, जिसको बोलते हैं स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, स्टिल बर्थ। ठीक है, सेकंड बेबी के अंदर हो गया स्टिल बर्थ। और क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। बात करें यहाँ पर आगे स्टिल बर्थ, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या बात करें यहाँ पर अबॉर्शन भी हो सकता है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, अबॉर्शन भी देखने को मिल सकता है। तो अबॉर्शन, अबॉर्शन कब मिलेंगे, किसके अंदर, इन सेकंड बेबी, सेकंड बेबी।
या सेकंड प्रेगनेंसी। अगर अबॉर्शन भी होगा तो कब होगा, सेकंड बेबी या सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर होने के चांसेस ज्यादा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तभी हो सकता है कि आपने एम्नियोसेंटेंसिस किया या आपने ऐसा कोई प्रोसीजर किया जिस वजह से मदर और बेबी का ब्लड मिक्स हो गया या उनके अंदर मिक्सिंग स्टार्ट हो गया, तभी क्या हो सकता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर यहाँ पर बात करें कि आपको अबॉर्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज पहला बेबी सेफली डिलीवर हो जाता है। ये भी लिख लो यहाँ पर, कॉम्प्लिकेशन स्टिल बर्थ, आईयूजीआर, अबॉर्शन, ये यहां पर देखने को मिलेगा। लिखा, चलो आगे। क्लियर हो रही बातें सब? कोई डाउट है किसी को? नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे डायग्नोसिस। क्या बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे। हाउ टू डायग्नोसिस द आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, किस प्रकार से आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को डायग्नोसिस किया जाए। लिखा, चलिए आगे। डन, चलिए अब देखो डायग्नोसिस की बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करोगे आप। डायग्नोसिस करने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है इसके अंदर, कंफर्मेशन टेस्ट, वो रखा गया है कुम्स टेस्ट को। कुम्स टेस्ट, जो कुम्स टेस्ट है एक प्रकार का ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है। कैसा है? ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। ट्यूब एग्लूटिनेशन का मतलब ट्यूब के अंदर चेक करेंगे, बाहर बॉडी से बाहर निकाल के ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे। या इसको क्या बोल सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज मीडिएट टेस्ट, कि किससे रिगार्डिंग है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट से रिगार्डिंग हमारे पास इसके अंदर बात करेंगे। किसके अंदर, डायग्नोसिस। ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट कूम टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहला कौन सा है, डायरेक्ट, डायरेक्ट कूम टेस्ट। कूम रेजिडेंट कोई डाई होता है, कूम्स रेजिडेंट, वो वहां पर यूज करते हैं। और डायरेक्ट, और ये कौन सा है, इनडायरेक्ट। इतना लिखो, अब देखेंगे, डिस्कस करेंगे डायरेक्ट क्यों बोलते हैं और इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं। इतना लिखिएगा पहले। लिखा, ये राइट डाउन किया यहाँ पर आपने। चलेगा, पहले बात करते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट। अगर लिखा है तो बात करते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट के बारे में। पहली बात तो किसके अंदर करते हैं, डायरेक्ट जो कूम टेस्ट होता है वो कहां करते हैं, या तो करेंगे फीटस या करेंगे किससे, बेबी ब्लड। बेबी ब्लड वी कैन यूज। अब करते क्या इसके अंदर कि यहाँ पर एंटीबॉडी, देयर इज नो फ्री फ्लोटिंग antibodies in blood. There is no free floating antibodies in blood. Antibodies always bind with fetal RBC। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमें बोला एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। हम बोल रहे हैं कि जो फीटस ब्लड या बेबी ब्लड होगा, या तो फीटस से चेक करो या बेबी ब्लड से चेक करो, चेक करेंगे तो उनके अंदर क्या नहीं मिलेगा, हमें फ्री फ्लोटिंग एंटीबॉडीज नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिल रही है कि एंटीबॉडीज किससे बाइंड कर जाएगी, आरएच एंटीबॉडीज है हमारे पास। क्या है, आरएच। फीटस ब्लड और बेबी ब्लड के अंदर क्या है, आरएच
एंटीजन है तो एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या रहेंगे, एक दूसरे से बाइंड रहेंगे। और जो एंटीजन होता है वो कहाँ होता है, फीटल आरबीसी पे, तो हमेशा एंटीबॉडीज क्या रहेगी, उससे बाइंड रहेगी या रिएक्शन फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसलिए फ्री फ्लोटिंग यहाँ पर एंटीबॉडीज देखने को नहीं मिलती। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट कूम टेस्ट। डायरेक्टली आरबीसी के ऊपर क्या मिल रहा है हमें, एंटीबॉडीज देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। इनडायरेक्ट, सेकंड वन क्या है, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में होता क्या है, किससे करेंगे, मैटरनल ब्लड, किससे करेंगे, मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड। यहां पर क्या होगा, फ्री फ्लोटिंग एंटीबॉडीज, फ्री फ्लोटिंग एंटीबॉडीज present in mother blood do not bind with mother RBC because they are RH नेगेटिव। क्लियर हुई भाई, यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग क्यों मिल रहा है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं होगी, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर RH नेगेटिव है। केवल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तभी हो सकती है जब RH पॉजिटिव RH पॉजिटिव क्या हो, आरबीसीज हो, और तब जाके क्या करेगा, वहां पर एंटीबॉडीज उस पर अटैक करेगा। इनके लिए किसी भी प्रकार का एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एंटीबॉडीज फ्रीली कहां घूमता रहेगा, ब्लड के अंदर घूमता रहेगा। क्लियर हुआ। अगर लिखा है तो मैं ऊपर इसको कर रहा हूं, ठीक है, और एक लाइन और ऐड कर रहा हूं कि अगर हमें क्या करना है, बिफोर बर्थ अगर डायग्नोसिस करना है किसका, RH इनकम्पेटिबिलिटी का, तो कौन सा टेस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट टेस्ट। इफ वी वांट टू diagnosis prenatal RH incompatibility, if we want to diagnose prenatal RH incompatibility, we should perform या we should use, हमें करना चाहिए, we should use indirect कोम्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हमें क्या करना है, RH इनकम्पेटिबिलिटी प्रीनेटल पीरियड, बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी के आइडेंटिफाई करना है, सो कौन सा टेस्ट करेंगे, वहां पर कोम्स टेस्ट करेंगे। कौन सा, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब बात करेंगे मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हमारे पास डायग्नोसिस कंप्लीट है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। लिखा, राइट डाउन किया, चलो आगे। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेजमेंट। चलिए, कंप्लीट है। अब बात करेंगे यहां पर कि व्हाट शुड बी गिवन टू प्रिवेंट RH इनकम्पेटिबिलिटी को रोकने के लिए, या होने के बाद क्या देते हैं। चलिए, लिखा, अगर राइट डाउन किया है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब ये किस प्रकार के डिजीज है, एक प्रकार का, ऐसा तो है नहीं इसमें कोई मेडिकेशन देने से काम चल जाएगा, तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज जो क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इनको देते हैं। तो यहाँ पर किस किस फॉर्म में आता है, अगर बात करें, या तो आपको लिखा RH, एंटी-डी भी कई बार लिखा होता है, एंटी RH डी के फॉर्म में आता है, या एंटी-डी लिखा होता है एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा रोगाम डी,
या फिर आता है RH0, ये इसको रो भी बोलते हैं, डी। इस फॉर्म में हमारे पास ये ड्रग अवेलेबल होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन अवेलेबल होता है, जिसको हम बात करेंगे टाइम ऑफ गिवन, टाइम ऑफ गिवन किस समय देते हैं, तो विदिन विदिन 72 आवर्स ऑफ बेबी डिलीवरी, पहले प्रेगनेंसी के अंदर ही दे देंगे, विद इन 72 आवर्स ऑफ बेबी डिलीवरी क्या है, इसको दिया जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है, तो विद इन 1 आवर्स ऑफ बेबी बर्थ, जितना जल्दी हो सके इसको क्या दे दो, दे दो, ठीक है। डोज की बात करें कि डोज कितना होता है, तो डोज डिपेंड करता है अगर हमारे पास एनवीडी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है या एलएससीएस हमने परफॉर्म किया, तो जनरली जो चांसेस होते हैं वो एनवीडी में ज्यादा होते हैं, बट फिर भी हम याद रखेंगे कि अगर ऐसा कोई केस है कि एलएससीएस में भी ब्लड मिक्सिंग हो रहा है, तो अगर इस केस में अगर हमारे पास ये केस है तो कितना डोज देंगे, 300 माइक्रोग्राम, या बोल सकते हो 1500 आईयू, क्या देते हैं आईयू, यहाँ पर देंगे 300 माइक्रोग्राम या 1500 आईयू, क्या देते हैं यहाँ पर हम रोगाम डी देंगे, ठीक है। जनरली बात करें रूट क्या होगा, डोज हो गया, ठीक है, यहाँ पर रूट भी लिख लेते हैं, रूट क्या होगा, रूट क्या होता है, रूट हमारे पास होता है इसका, रूट हमारे पास होता है आईयू। मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, क्या हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन, अबॉर्शन हुआ है, तो अबॉर्शन में भी लगभग 250 माइक्रोग्राम क्या देते हैं, रोगाम डी देते हैं, 250 माइक्रोग्राम क्या देंगे, रोगाम डी देंगे, सॉरी 250 नहीं होगा, 50 होगा, ओनली 50 माइक्रोग्राम देंगे, या फिर 250 आईयू देंगे, ठीक है। कौन से रूट से होगा, ये भी आईएम रूट से होगा, ठीक है। 250 माइक्रोग्राम, सॉरी 250 इंटरनेशनल यूनिट या 50 माइक्रोग्राम क्या देते हैं वहां पर भी अबॉर्शन के बाद रोगाम डी देते हैं। कब देना है, विद इन 72 आवर्स के अंदर। लिखिएगा, लिखा। अब मैक्सिमम तो हमने लिखा विद इन 72 आवर्स देना चाहिए, बट मान लीजिए कि नहीं दे पाए तो क्या करें, कब तक दे सकते हैं, तो इट कैन गिवन फॉर विद इन 4 वीक्स, जिसमें भी एक स्पेशल फॉर्म है कि एंटी आरएचडी कैन बी गिवन विद इन 4 वीक्स, 4 वीक्स में दे सकते हैं। एक न्यू गाइडलाइंस क्या इंक्लूड हुई है, न्यू गाइडलाइंस की बात करें कि न्यू गाइडलाइंस क्या है, न्यू गाइडलाइंस है कि इन केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी we can given Rogam D is a prophylactic management। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब डिजीज अभी हुई नहीं, उसको होने से पहले। हाँ, अबॉर्शन में भी विद इन 72 आवर्स, वो ऊपर वाला टाइम ड्यूरेशन सेम है, केवल डोज का डिफरेंस है ना। देखो न्यू गाइडलाइंस क्या है, इन केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी वी कैन गिवन द रोगाम डी एज ए प्रोफाइलेक्टिक, प्रोफाइलेक्टिक से देंगे। कब देते हैं, तो जनरली कब देते हैं, 24 टू 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इस समय में भी क्या दे दो आप उसको, प्रोफाइलेक्टिक ही दे दो, ताकि अगर एंटीबॉडीज बनी हुई है या एंटीबॉडीज बनने वाली है या पहले कुछ ब्लीडिंग हो गया है, मिक्स हो गया ब्लड और एंटीबॉडीज मदर के अंदर पड़ी हुई, तो कोई भी एंटीबॉडीज क्या हो, प्लेजेंटा को क्रॉस करके फिट को हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाए। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी दे सकते हो, सेकंड में भी दे सकते हो, पर कब दोगे, 24 से 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में हमें क्या करना है, ये देना है। सेम डोज देना है।
लिखा, चले आगे। राइट डाउन किया। और कोई सवाल है तुम्हारा इसके बारे में पूछना आपको? चलिए, अब देखो यहां पर अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सिंग बिटवीन मदर एंड fetus calculated by कैल्बर-बटके टेस्ट। ये टेस्ट है जिससे क्या करते हैं हम कि हाउ मच अमाउंट मिक्सिंग, कितना अमाउंट मिक्सिंग हुआ होगा, कितना फिटल ब्लड मदर के अंदर गया होगा, उसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास की टोटल 60 केजी का वुमन है, तो लगभग प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना होता है 100 ml पर केजी क्या होता है यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम मदर के अंदर होता है। जनरली हमने देखा यहाँ पर कि कितना आरबीसी यहाँ पर मिक्स हुआ होगा, तो लगभग 5 आरबीसी। सॉरी, टेस्ट यूज फॉर ड्रग कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, दोनों मिक्सिंग ऑफ ब्लड अमाउंट और ड्रग कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो 5 आरबीसी था और मदर का कितना यहाँ पर 500 आरबीसी ये मिक्स हुआ है। लगभग कितना है यहाँ पर 6000 ml। कितना हो जाएगा, 60 को मल्टीप्लाई 6000 ml अगर कट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर लगभग 60 बचा। ठीक है, तो डोज कितना होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोग्राम, तो लगभग 600 माइक्रोग्राम इनिशियल डोज देंगे। इनिशियल डोज ये भी यहाँ पर क्या होगा रिकमेंडेड, एक फॉर्मूला यूज किया गया। मिनिमम डोज तो हमने लिखा हुआ है बट ये भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि हाउ मच ब्लड इज मिक्सिंग, तो ये भी आज का फॉर्मूला पूछे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ fetal RBCs, और डिपेंड करेगा, आप जब डिस्कलरेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और टोटल अमाउंट ऑफ मैटरनल RBCs मल्टीप्लाई बाय द मैटरनल ब्लड वॉल्यूम, मैटरनल ब्लड वॉल्यूम। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सिंग, ये कितना ब्लड यहाँ, कितना ड्रग हमें यहाँ पर क्या है देना है। लिखा, चले आगे। जनरली बोल सकते हो आप कि जैसे कि मानो हमारे पास कोई बेबी है जिसका जो ब्लड वॉल्यूम है हमारे पास, हमें पता लगाना है कितना ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ है मिक्सिंग का, डोज उस पर बेस्ड होगा। तो कैसे पता लगाएंगे उसके लिए कि यहाँ पर कैल्बर-बटक टेस्ट है, इसके अंदर एक एसिड होता है, उस एसिड से आरबीसी का रिएक्शन कराया जाता है। अगर आरबीसी, जो आरबीसी है अगर वो हीमोग्लोबिन को छोड़ देती है, अलग कर देती है, तो वो केस यहाँ पर किस आरबीसी रहेगा, वो फिटल आरबीसी रहेगी। ब्लड के अंदर क्या रहेगी, फिटल आरबीसी रहेंगी। मदर का ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर फिटल आरबीसी रहेगी। अगर हम बात करें कि अगर आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी कलर डिस्कलरेट हो जाती है, कलर उनका चेंज हो जाता है, तो कौन सी आरबीसी रहेगी यहाँ पर, मैटरनल आरबीसी। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 2 ml ब्लड ले लिया, ठीक है, इसके अंदर अगर हम आरबीसी का एस्टिमेशन कर रहे हैं, मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एसिड डाला, ठीक है, एसिड से अगर हमारे पास 5 आरबीसी, ठीक है, क्या कर देती है, यहाँ पर डिस्कलरेट नहीं होती, बाकी जो रिमेनिंग 500 है वो क्या हो जाती है, कलर हो जाती है।
ठीक है। तो ये दोनों जो डिस्कलरेट नहीं हुई है वो फेटल आरबीसी, जो कलर में चेंज हो जाती है वो मैटरनल आरबीसी है। ठीक है, क्योंकि एक क्या है पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो उसके वेट से, जितना भी वेट था उसको टोटल ब्लड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, वहां पर डोज अमाउंट आ जाएगा, उसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइक्रोग्राम से कितना हो गया 600, कितना हो रहा होगा यहाँ पर, बात करें अमाउंट कितना होगा, सॉरी कुछ गलत करा गया हमने यहाँ पर 60, हाँ सही है। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 600 माइक्रोग्राम इनिशियल डोज रहेगा, किसके लिए, एनटीडी के लिए। तो दोनों चीजों में काम आता है टेस्ट, फेटल ब्लड एस्टिमेशन में भी काम आता है, और बात करें कि किसी भी बच्चे के अंदर जो इतना ब्लड मिक्सिंग हुआ है इसको भी आइडेंटिफाई करने के काम आता है। चलिएगा, अगर समझ में आया है तो इतना काफी, बाकी इतना भी याद रख सकते हो, कैल्बर बटक बेटेक जो टेस्ट है वो यूज करते हैं किसके लिए, फिटल ब्लड को मैटरनल ब्लड के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए, कितना ब्लड वहां पर रहेगा। अब आपका आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है तो आप डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज फिर क्लास क्या करेंगे, आज के लिए क्लोज करेंगे। यस, ये हो गया आपका आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। कोई क्वेश्चन है? यस, कुछ चीज पूछना है इसके अंदर? चलिए, थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और मोर क्लासेस कल टुमारो स्टार्ट होगा। बाकी बात करें कि कोई भी डाउट है तो आपके पास व्हाट्सएप सर्विस या आप ऐप पे भी अवेलेबल हो, वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।